गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हो। स्वागत है आप सभी का एशिया। हम बात फिजिक्स की पूरी कंप्लीट की ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की क्लास में हम बात करने इलेक्ट्रिक अभी पिछले कुछ क्लासेस से कंटिन्यू और उस टॉपिक में आज हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अगर हमारे पास एक रिंग आ जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट चार्ज यूनिफॉर्म एक समान तरीके से बटा हुआ है, ज़्यादा या रिंग के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक कैसे निकालेंगे, उसका क्या होता है, या फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आज की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ऑडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी, जिससे आपको पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। सफलता हमेशा निरंतरता के लिए बाधित होती है। अगर आप निरंतर नहीं हैं तो आपको सफल तो हमें कंटिन्यूअस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निरंतर प्रयत्न करना। सोचो, बस बनने में फिजिक्स बन केवल 1 साल या 2 साल की मेहनत पिछले लगभग 100 से 600 साल प्रयास, लगभग 400 से 500 सालों के साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग कंट्रीज के इतनी सारी रिसर्चेज हैं, उनको कंबाइन किया गया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि केवल एक दिन की मेहनत से आपको सफलता 1 साल निरंतर रूप से एकदम बंध के, है ना, एकदम डिसिप्लिन होकर के बंध के मेहनत करनी हो तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, ही नहीं रुक सकते। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि केवल लास्ट के 3 क्रैश कोर्स या फिर केवल मैराथन देख करके आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप उसके थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, लेकिन पूरी प्रिपरेशन केवल 3 महीने के कोर्स या फिर कुछ मैराथन से। इसलिए कंटिन्यूअस होइए, अपनी पढ़ाई को डेली करते रहिए। डेली थोड़ा थोड़ा ही करते जाइए, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। चलो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या फिर आर्क। आर्क का क्या मतलब होता है कि अगर एक छोटा सा हम लोगों ने एक गोला या सर्कल, आप जिसे कहते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए। और सर्कल अलग अलग है, मैंने गलत बोल दिया। आप आर्क ले लीजिए, छोटा सा, जिसे आप चाप कहते हैं, कुछ इस तरीके का पोर्शन। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बहुत सारी चर्चाएं लास्ट की क्लासेस में की, और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यू टू अ रिंग। रिंग क्या होता है? देखो, रिंग एक ऐसा, मैं क्या है मेरे हाथ में, आप समझिए वायर है, तो अगर एक वायर को मैंने ऐसे मोड़ करके एक ऐसा रिंग टाइप का शेप दी, एक लॉन्ग वायर थी, मैंने उसको मोड़ा, फोल्ड किया और फोल्ड करके एक सर्कुलर टाइप का फ्रेम बना दिया। केवल फ्रेम बोल रहा हूं मैं। अगर आप सर्कुलर या उसके अंदर भरे हुए मटेरियल की बात करेंगे तो वो हो जाती है डिस्क। मैं डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी साइकिल का फ्रेम आपने देखा होगा, अगर वहां पे तीलियों को छोड़ दिया जाए तो जो उसका जो इसकी स्ट्रक्चर है, आप कह लीजिए जो पहिए की स्ट्रक्चर है, वो एज अ रिंग है। जो अंगूठी आप हाथ में पहनते हैं वो एज अ रिंग है, उसे आप रिंग भी कहते हैं। तो उस अंगूठी के जैसा एक स्ट्रक्चर है, हमने वायर को मोड़ के अंगूठी जैसा एक बड़ा अंगूठी बना लिया, एक बड़ा छल्ला बना लिया। बिल्कुल सही, ऑडी के सिंबल जैसा छल्ला। लेकिन यहाँ पर केवल एक छल्ले की हम बात कर रहे हैं, तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऐसा रिंग है, ठीक है। इस रिंग को देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि रिंग को मुझे कंप्लीटली ऐसा सर्कुलर ड्रॉ करना चाहिए, थोड़ा सा इसको टेढ़ा रखा है। इसके सेंटर पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पहला पोर्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इसके सेंटर से कुछ दूरी पे है, इसके एक्सिस पे, आप इसका अक्ष कहते हैं। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये दो बातें आज की क्लास में हमें करना है। और इसके बाद टाइम अगर बच जाता है तो हम लोग ड्यू टू द आर्क, अगर एक ऐसा कोई चाप है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम इसकी पर चर्चा करें। देखिए, अभी मैं डायरेक्ट मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको सिखा रहा हूं। जब आप गॉस का लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स निकालना आना चाहिए, लेकिन वहां पर हम गॉस के थ्योरम या गॉस के लॉ को यूज करके करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली चीजों को ऐड करके। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड
निकालना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एट द सेंटर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एट सेंटर, इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं, और इस रिंग को कंप्लीटली हम लोग साइड से नहीं, टेढ़े करके नहीं देख रहे हैं, कंप्लीटली कुछ ऐसा बनाते हैं एकदम सीधा सा। इसके सेंटर वाले पॉइंट पे आप एज्यूम करिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसको मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज दिया है, तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कुछ इस तरीके से इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। चलिए हम इस वाले चार्ज को लेते हैं और इस वाले चार्ज को लेते हैं, इन दोनों चार्ज के बीच एक कंपैरिजन करते हैं। क्या इस वाले चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा। देखिए कुछ इस तरीके से होगा। और आपको पता है ना कि अगर फील्ड हम ड्रॉ करते हैं तो केवल उसी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं जहां पर फील्ड निकालना है। तो सेंटर पॉइंट पे फील्ड कहां पे हो रही है, दाएं तरफ हो रही है, राइट साइड हो रही है। और इस वाले पॉइंट के कारण, इसके कारण दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण ये फील्ड किस तरफ हो रही है, लेफ्ट तरफ। मैंने आपसे बताया कि यूनिफॉर्मली चार्ज, और अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसका मतलब जो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर है वही चार्ज की वैल्यू यहाँ पर है। ये थोड़ा नियरली क्या है, एक दूसरे के पैरेलल थे, कुछ इस तरीके। देखिए तो क्या ये दोनों इक्वल और अपोजिट नहीं लग रहा है कि ई का मान यहाँ पर जो होगा वहीं पर वही मान इसका भी होगा। इसे आप E1 नाम दे दीजिए और इसे आप E2 नाम दे दीजिए कि E1 और E2 सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनका जो नेट फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, इस कारण इनका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना। अब अगर मैं बात करता हूँ इसी तरीके से और भी सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जो ये ऊपर वाला होगा ये नीचे वाले को, कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी कैंसिल आउट हो रही है। जो यहाँ वाला होगा इसके फ्रंट पे भी एक चार्ज पार्टिकल होगा, कुछ इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। इसी तरीके से पूरे अपर कह लीजिए हाफ पोर्शन के कारण, अपर हाफ रिंग के कारण और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे बिलो हाफ रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई नेट, वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा जीरो। तो एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, कैसी रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ऐसी रिंग है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्म है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है। ये तो हमने डायरेक्ट बात। अब चलिए इसको थोड़ा सा एक प्रूविंग करते हैं, एक दूसरा केस समझते हैं जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे एट एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा रिंग है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। तो हमने एक ऐसी रिंग को ड्रॉ किया है, इस रिंग का सेंटर पॉइंट ये है, इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाती है इस रिंग की एक्सिस। इस पॉइंट पी पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमने ऐसा एज्यूम कर। हम ये भी मान ले रहे हैं कि इसका जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है वो ए गिवन है, और इस रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी लिया है। रिंग का जो रेडियस है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ए गिवन है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है, पी लिया है, जहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी। अब अगर आप एज्यूम करो, अगर आप समझ पा रहे हो कि अगर इस रिंग के एक अपर पोर्शन पर, यहां पर मैं एक डीक्यू चार्ज की बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे पोर्शन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मैंने ये भी एज्यूम किया है कि इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था। तो पूरी रिंग के कारण तो नहीं, लेकिन केवल इस छोटे से सेगमेंट के कारण इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, अगर हम इस छोटे सेगमेंट को मान लेता हूं कि ये था चार्ज डी क्यू आपका, तो इस डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लग रही है वो है डीई। अब देखिए इस डीई के लिए हम लोग कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ डीई इन एक्स डायरेक्शन, और एक लाइन ऐसे मैं डाउनवर्ड ड्रॉ कर दूं तो ये है कंपोनेंट ऑफ डी इन वाई डायरेक्शन। तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ डी ई वाई, और मैं इसी चीज को लिख दे रहा हूँ डी ई एक्स। उम्मीद करता हूँ ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ। चलिए मैं इसे एंगल को नाम दे दे रहा हूँ थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ई एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी टीई
कॉस थीटा, और ये वाली आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, डीई साइन थीटा, ऐसा मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा और लॉजिक समझिए। अगर मैं इसी तरीके का एक छोटा सा और सेगमेंट बॉटम पे एज्यूम कर लूं, इस बॉटम वाले के कारण उसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से, ठीक? अब ध्यान से सुनिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे कुछ ऐसा कंपोनेंट बनेगा और कुछ ऐसा कंपोनेंट बनेगा। मतलब जो एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट जाएगा वो कैसा जाएगा, एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, और वाई के डायरेक्शन का जो कंपोनेंट जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ये लाइन मैं थोड़ी सी बड़ी इसलिए करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको फील हो सके कि हाँ इसी अलोंग, इसी लाइन के अलोंग ही उसका कंपोनेंट है। तो अगर एक्स के डायरेक्शन ये कंपोनेंट जा रहा है और वाई के डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखो क्या ऊपर वाले के कारण और नीचे वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लग रही थी, ऊपर और नीचे, ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो केवल और केवल इस पूरे रिंग के कारण जो पॉइंट पी पर एक फील्ड लग रही है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, केवल और केवल अलोंग दी एक्स डायरेक्शन लगेगी, वाई डायरेक्शन में नहीं लगेगी। तो मैं अभी केवल और केवल एक्स डायरेक्शन को सोच लूं कि जो एक्स डायरेक्शन की फील्ड होगी यही टोटल फील्ड होगी, किसके लिए होगी टोटल फील्ड, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। चलिए, अगर ये थीटा है, ये आर है, ये है आर और ये है ए और ये है थीटा, तो ये वाली साइड क्या होगी, इस वाली साइड को हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम आप जब लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन साइड द रूट, क्योंकि आपका क्या है, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है, मतलब बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस पूछ रहा है, एडजेसेंट दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है और हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लगा दूं कॉस थीटा, मैं कॉस थीटा क्यों लगा रहा हूँ, एज्यूम करो यहाँ पर ये क्या है, कॉस थीटा है ना, तो डी कैलकुलेट करने के लिए, डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, और कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, कॉस थीटा हमेशा होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका, बेस है आर, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है विद इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां पर आर उसके पॉइंट की सेंटर से, जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस है, और ए रिंग का रेडियस है। देखो कितनी मजेदार तरीके से इतनी सारी बातें आप समझ गए। अब हम लोग एक छोटी सी बात करने जा रहे हैं कि जो इस वाले पॉइंट पे डी लग रहा है, क्या लग रहा है, डी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलो इसको थोड़ा सा एक नए पेज पे आते हैं ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ई एक्स, क्योंकि केवल और केवल एक्स की डायरेक्शन में ही आपको फील्ड मिलनी है, वाई की डायरेक्शन में मिलनी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है, डी का वैल्यू क्या होगा, अब इसको निकालते हैं। तो डी के लिए आप क्या करेंगे कि डीई, हम ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो छोटा सा सेगमेंट लिया था तो इसके कारण ये एज अ चार्ज पार्टिकल बिहेव कर रहा है, तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी कौन सा पॉइंट है जिसको हमने एज्यूम किया था ना, इसका नाम हमने क्या दिया था, पी पॉइंट दिया था। एट पॉइंट पी डी की वैल्यू क्या होगी, डीई आपका हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम लोग स्मॉल के भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये हो जाएगा के टाइम्स डी क्यू, के टाइम्स डी क्यू, छोटा चार्ज है डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकालते हैं और जहां पर चार्ज रखा है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे आप, तो आप करोगे विद इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगी वैल्यू के टाइम्स डी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हमें डी की वैल्यू क्या मिली है, तो रखते हैं इंटीग्रल ऑफ डी की वैल्यू क्या है, ए डी क्यू डिवाइड बाई विद इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा की वैल्यू थी आर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना सिंपल है यहाँ तक, यहाँ तक समझना में कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुई, कितना आसान है। अगर तुम आराम से समझते चलोगे ना तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हें इससे लगाव हो जाए।
तुम्हें फिजिक्स से प्रेम हो जाएगा और वही प्रेम तुम्हारे एग्जाम में तुमको सफल करेगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ के आर डिवाइड बाई, देखो ये है विद इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 2। कभी भी ध्यान रखना, अगर हम ए स्क्वायर और आर स्क्वायर के रूट है तो इसकी होल पावर क्या लगा देते हैं? 1/2। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है 1, तो यहाँ पर है 1 और ये हो जाएगा डी क्यू। अब अगर बेस वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो आप ई को कैसे लिख सकते हैं? ई को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, या फिर देखो के आर को हम बाहर ले सकते हैं, तो के और आर बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएगा विद इन रूट ऑफ, सॉरी, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी बाहर आ सकता है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी होल पावर आ जाएगा 3/2, और ये आपका हो जाएगा डी क्यू का एलिमेंट, और इंटीग्रल साइन ऐसा हो जाए। जब भी आप डी क्यू का इंटीग्रल करेंगे, मतलब चार्ज का इंटीग्रल करेंगे, तो चार्ज का इंटीग्रेशन करने पे पूरा चार्ज मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, और जो है टोटल चार्ज उस रिंग पर, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अगर ये उस रिंग पे टोटल चार्ज है तो आपको ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ई इज इक्वल टू हो जाएगा के आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, और ये क्यू वैल्यू हो जाएगी। या फिर इसी फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3/2, और इस आर को कैंसिल कर दे, तो लिख सकते हैं हम लोग के क्यू आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पर। चलो इसी बात को आगे समझते हैं कि हमने एक फॉर्मूला अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया है राइट नाउ, कि अगर ये हमारा रिंग है, इस रिंग का अगर रेडियस ए है, तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट हमने पी लिया, इस पॉइंट पी पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल और केवल एक्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी, इस डायरेक्शन के अलोंग होगी, और इसका जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा E इज इक्वल टू के क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। देखो एट सेंटर अगर हम सिचुएशन लगा दे, कौन सी सिचुएशन? एट सेंटर। अभी तक हम लोगों ने सेंटर के लिए कोई डेरिवेशन नहीं किया था। अगर मैं सिचुएशन लगा दे रहा हूँ एट सेंटर, तो सेंटर के लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखो ये जो आर है, अगर मैं सेंटर पे आता हूँ, इस वाले पॉइंट से उठ के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। और अगर आर की वैल्यू 0 हुई तो देखो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत ईजी। एज्यूम करो एक दूसरा, एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा दूर पे अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत दूर चले गए, बहुत 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 दूर चले गए, अगर बहुत ही ज्यादा दूर चले गए, तो उस सिचुएशन का मतलब है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। आर की जो वैल्यू है वो ए से बहुत ही ज्यादा क्या हो गई? बड़ी हो गई। और अगर ऐसा होता है तो हम इस ए को नेग्लाइज कर देंगे। ए को क्या कर देंगे? नेग्लाइज, मतलब नगण्य कर देंगे, उसका वहां पर कोई रखने का इफेक्ट नहीं होता है। जैसे समझो, अगर हमारे पास 20 है और इसमें हम 0.1 ऐड करें, तो क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर 20 0.1 से 0.1 से 0.1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वैल्यू को नियर टू द जीरो या नेग्लेजिबल एज्यूम कर लिया जाता है। इसी तरीके से हम लोग ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा है तो ए स्क्वायर को नेग्लेजिबल कर देंगे। तो फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा? ई इज इक्वल टू, देखिए, के क्यू आर डिवाइडेड बाई, ए हट गया है, ये है आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 में मल्टीपल हो जाएगा, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा आर क्यूब। और अगर आर क्यूब मिल गया तो ऊपर भी आर है, ये इसको कैंसिल करेगा और मिल जाएगा आर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला मिल गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्या आपने पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। और पॉइंट चार्ज के लिए मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं कि ऐसा चार्ज जिसका साइज उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ऐसा चार्ज जिसका साइज इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, या इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? पॉइंट चार्ज। और जो बात आपको यहाँ पर दी गई है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। अब एक अगला केस देखते हैं, कंडीशन जिसे आप कहते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू अ आर्क, ड्यू टू आर्क। चलो अब मैं एक आर्क का एग्जांपल लेता हूं और उसकी हेल्प से हम लोग सेमी सर्कल की भी बात करें।
मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा आर्क हो, चलो फिर से थोड़ा ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास आर्क ऐसा है, इससे इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इसका सेंटर पॉइंट है ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इससे यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस आर होगा, और यहां वाले से भी जो डिस्टेंस होगी वो भी रेडियस आर होगा। चलो फिर से दो सेगमेंट लेते हैं ना, लास्ट लास्ट वाले सेगमेंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो लास्ट लास्ट का सेगमेंट है, एक यहाँ का सेगमेंट मान लो और एक यहाँ का सेगमेंट। अभी भी इस पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हमने ऐसा माना है तो इस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या इस तरफ जाएगी, बिल्कुल सही सर। क्या इस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ जाएगी, बिल्कुल सही सर। अब देखो ये एंगल था थीटा, ये एंगल क्या था, थीटा। यहाँ पर जैसे ही आया तो ये दोनों अलग अलग फील्ड बनी है, तो इनके लिए क्या ये एंगल डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा बाई टू ये वाला पोर्शन, और थीटा बाई टू हो जाएगा ये वाला पोर्शन। इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ थीटा अपॉन में टू। देखो एक साइड वाला समझना, दूसरा साइड वाला तुम उसी तरीके से समझ जाओगे। अगर ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ये थीटा बाई टू, क्या ये जो बॉटम में एंगल जा रहा है, देखो थीटा बाई टू से थीटा बाई टू बना है, तो क्या ये आपका ये हो गया ई कॉस थीटा अपॉन में टू। और जो इस तरफ जा रहा है ये क्या है आपका ई साइन थीटा अपॉन में। उसी तरीके से इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल और ये होगा ई साइन थीटा अपॉन में टू, और डाउनवर्ड जो जाएगा ये होगा ई कॉस थीटा अपॉन में टू। अब इस बात को समझो, फिर से वही रूल बताऊंगा मैं आपको। एक लग रहा है लेफ्ट, एक लग रहा है राइट, ये लेफ्ट जा रहा, ये राइट आ रहा, दोनों की वैल्यू भी सेम लग रही, ई साइन थीटा अपॉन टू, ई साइन थीटा अपॉन टू, क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। मैं थोड़ा बीच बीच में देखता रहता हूँ कि मेरी वॉइस सही जा रही है या नहीं, कि आप लाइव क्लास में हो नहीं, और लाइव क्लास में अगर नहीं रहते हो तो आप बता नहीं सकते हो, चिल्ला नहीं सकते हो कि सर आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा बीच बीच में मैं इस तरफ मुड़ के देखता रहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है वहां पर वॉइस वाला सिग्नल चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं तो वही होगा कि बस मैं बोलता रहूंगा और तुम मुझे देख नहीं पाओगे, गोलमाल का तुषार कपूर हो जाऊंगा मैं, ए आई ओ करता ही रह जाऊंगा। वही था शायद, याद नहीं उतना। चलिए, तो ये जो आपका ये एक्स वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, केवल और केवल वाई वाला कंपोनेंट बचेगा। इसका मतलब इस पूरे आर्क के कारण केवल जो फील्ड लग रही है वो बॉटम में वाई में लग रही है, एक्स में कोई भी फील्ड नहीं लग रही। चलो फिर से इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमें इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि इस आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कहाँ थी, वो केवल और केवल वाई डायरेक्शन के अलोंग थी। अगर इसके हम सेंटर पे निकालते हैं, ये भी आपका था रेडियस आर और ये भी था आपका रेडियस आर। अगर ये एंगल थीटा था, देखो जो बॉटम में था वो कॉस कंपोनेंट था, मैं इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। फिजिक्स में नोटेशंस सिंबल्स का बहुत बड़ा यूज है। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, सर आर हर जगह ले रहे हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो सिंबल्स को बहुत ही सोच समझ के रखता है। देखो इसके पहले मैंने सेपरेशन डिस्टेंस माना था तो मैंने वहां पर बिगर आर नहीं स्मॉलर आर लिया था, और रेडियस को बिगर सॉरी रेडियस को मैंने ए से डिफाइन। जैसे ही यहाँ पर रेडियस की मैं बात करने लगा मैंने इसे बिगर आर से डिफाइन किया, स्मॉलर आर से डिफाइन नहीं किया, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो फॉर्मूले से। तो जब भी तुम कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग नोटेशंस अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक समझ अपना एक मेंटेलिटी सेट करो कि मुझे सिंबल से लेकर के कभी परेशान नहीं होना है, कभी भी घबराना नहीं है। सिंबल्स बस एक साइन है। जैसे किसी का नाम डेविड पढ़ लेते हो तो तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं रखना चाहिए कि डेविड का मतलब उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। उसी तरीके से एक जो सिंबल जो है वो कई चीजों को डिफाइन कर सकता है। जैसे डेविड नाम से केवल एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, उसी तरीके से एक सिंबल से केवल एक चीज नहीं बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया जा सकता है। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, ये होता है 2k लैम्डा अपॉन में आर साइन थीटा अपॉन में टू। ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्टली, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं सोचना है। देखो नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। डेरिवेशन हमें इसलिए बताना होता है क्योंकि कभी कभी आप अगर चीजों को भूल जाते हो तो बस आपको समझने में उसको ऑक्यूपाई करने में आसान है। मैं अगर तुम्हें केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बताता चलूँ तो कुछ ऐसे क्यों मिलती है, हमें केवल फॉर्मूला बता दिया जाता है और क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी हमारी समझ होनी चाहिए उस चीज को लेकर कि आखिर ये चीज आया कैसे, इसलिए फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ना भी जरूरी होता है। मैं कह रहा हूँ पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको रटना जरूरी है उस बात को कि डेरिवेशन ही लगा रहे हैं बैठ के कॉपी में लगातार।
ऐसा करना नहीं है, हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रैक्टिस लगाना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। चलो आ जाओ। अगर सपोज करो कि यहीं पर एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, एक एग्जाम्पल ले लूँ कि हमारी आर्क गिवन है। कहाँ भाग रहे हो भाई? हमारी एक आर्क गिवन है जिसके लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री का गिवन है। कितने का गिवन है? 60 डिग्री का। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। साइन 60 डिग्री का डिवाइड बाई 2 करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। ये हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन में आर साइन 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको कितनी? के लैम्डा अपॉन आर मिल जाएगी। अगर यहीं पे आप सपोज कर लो, मैं एक नया एग्जांपल ले लूं, और उस नए एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास सेमी सर्कल है, हमारे पास क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क है। इसके सेंटर पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो वो डाउनवर्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? डाउनवर्ड किस सेंस में होगी? जब ये पॉजिटिव हो, जब ये क्या हो? पॉजिटिव। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 180 डिग्री ना। और अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो ये फॉर्मूला हो गया 2 के लैम्डा अपॉन में आर साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0.2 चलता है। और साइन 90 डिग्री जैसे ही होगा तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा कैसा? 2 के लैम्डा अपॉन में आर। और कहाँ की तरफ है? ये नीचे की तरफ है। अब थोड़ा सोचो, अगर हमारे पास एक ऐसा दूसरा सेमी सर्कुलर वायर आ जाए, नीचे का भी पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाए, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? ऊपर। जो लैम्डा यहाँ था, अगर सेम लैम्डा बॉटम वाले वायर पे आ जाए तो क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर दे रही? और अगर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट की तो अभी तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, ड्यू टू अ कंप्लीट रिंग, उसके सेंटर पे क्या होती है? जीरो होती है। और यहाँ से भी हमें जीरो। देखो, पूरी क्लास में कितना मजा आया, तुमने बहुत सारी चीजों को समझा, बहुत सारे फॉर्मुलेस को समझा, और बहुत ही मजेदार तरीके से। आज की क्लास में हम लोगों ने एक बात सीखी कि निरंतरता बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी हमें बनाए रखना है, कभी भी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं। हो सकता हो वीक में या मंथ में कुछ ऐसे दिन आए जहां पर आप ना पढ़ पाओ, घर में फैमिली फंक्शन, किसी दोस्त के साथ जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन आप मैनेज कर लीजिए। मैक्सिमम 2-3 दिन, या संडे मिलता है, संडे को एंजॉय कर लो, बाकी टाइम और बाकी पढ़ते रहो। एक ऐसा समय निकालो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना, कुछ भी आप किसी भी चीज से परेशान ना हो, और उस समय पढ़ते रहो, चाहे आपके लिए वो रात का समय हो, जाए वो आपके लिए दिन का समय। तो अपनी पढ़ाई जारी रखते रहिए। मिलते हैं फिर से कल से इसी समय 6 बजे शाम को, जहां पर आपको मिलेगी डेली क्लासेस और भी बहुत सारी कुछ। लेकिन इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल, क्योंकि नोट्स तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते। एक वीडियो ऐसा ही बना दे, नोट्स का दिखा देगा ना, केवल यही चाहते हो? टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करेंगे सर, वीडियो दिखा दो। चलो, फायदा ही होगा, तुम्हारा ही फायदा है। तो टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री नोट्स, मटेरियल्स, डीपीपी, बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो जल्दी से वहाँ जुड़ जाओ और हमसे अपनी पढ़ाई करो, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएँगी, मेरी गारंटी है। और अगर तुम्हें फिज़िक्स से प्रेम करना है, तो आसिया फाउंडेशन सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करो ताकि उन्हें भी नॉलेज होती रहे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से कल से तुम्हें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, बाय।